हेलो एवरीवन, आज डेट है 18 मार्च और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर के पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, नो डिसीजन ऑन नेशनल एनआरआईसी टिल नाउ। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ने राज्यसभा में इन्फॉर्म किया बुधवार वाले दिन कि अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि वो नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स के ऊपर काम करेंगे। ये जो रजिस्टर है इसको मेंटेन किया जाएगा नेशनल लेवल के ऊपर कि हमारे इंडिया में सिटीजन कितने हैं और कहाँ कहाँ रहते हैं। डेमोग्राफिक जो पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक वितरण है उन सबको कंसीडर करने के लिए ये जो है वो क्या किया जाएगा, रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय ने एक रिटन रिप्लाई दिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर अब्दुल वहाब को। उन्होंने पूछा था गवर्नमेंट से क्या गवर्नमेंट का ऐसा कोई प्लानिंग है क्या कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को पूरी कंट्री के थ्रू आउट इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उन्होंने बोला, जो अब्दुल वहाब है उनके द्वारा ये बताया गया कि देखो दिसंबर 2019 से मार्च 2020 के बीच में 69% ऐसे लोग मारे गए जिन्होंने सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का कहीं ना कहीं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स और सीएए, इन तीनों का प्रोटेस्ट करने के दौरान इन लोगों की डेथ हो गई। तो मिनिस्टर ने बोला कि अभी हमने कोई कुछ डिसीजन नहीं लिया है कि एनआरसी को हम कब क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे या पूरे नेशन में। मतलब पहले तो एनआरसी देखो आसाम में रजिस्टर्ड हुई थी और उसके तहत ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं आसाम में जो इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं। तो अभी इसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि एनआरसी को पूरे नेशन में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखो ये टर्म्स जो है ना, एनपीआर क्या होता है, एनआरसी क्या है, एनआरआईसी क्या है, इन सब टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पता करते हैं कि एनपीआर क्या है। देखो जो एनपीआर है वो एक डाटाबेस है, मतलब एक लिस्ट मेंटेन की जाएगी जिसमें हमारे इंडिया में जो भी सिटीजन, जो भी रेजिडेंट्स, यूजुअल रेजिडेंट्स जो रहते हैं उनके बारे में सारे जो बेसिक डेमोग्राफिक डाटा और बायोमेट्रिक पर्टिकुलर्स इन सबको कलेक्ट किया जाएगा। सीधी सी बात यह है कि हमारे इंडिया में जो जो लोग रहते हैं उनके बारे में पता किया जाएगा। इसका जो मेन काम है उसका मेन काम यही है, इसका यूटिलिटी, एनपीआर का यूटिलिटी क्या किया जाएगा कि गवर्नमेंट जो भी अपनी सर्विसेज चलाती है, जो भी अपनी पॉलिसी चलाती है, उनको बेटर तरीके से टारगेट और डिलीवरी किया जा सके बेनिफिट्स को। यही इसका कारण है और यही इसका पता लगाना है कि पूरे कंट्री में जो पीपल रिजाइडिंग रहते हैं उनके कंप्रीहेंसिव आइडेंटिटी डाटाबेस को तैयार किया जाए। ठीक है, ये हो गया एनपीआर। अब एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये आसाम में इम्प्लीमेंट किया गया था और आसाम में पता भी लग गया कि इलीगल तरीके से कितने लोग सामने आए हैं। देखो इसको लेकर के कुछ इशू है वैसे अभी आसाम में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनके पास में अभी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनकी वजह से वो एक मतलब इलीगल तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों की श्रेणी में आ गए हैं। अब नेक्स्ट है एनआरआईसी। एनआरआईसी क्या है? देखो एनपीआर हमने डिस्कस किया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, हमारे इंडिया के जो रेजिडेंट्स हैं, इंडिया में जितने रेजिडेंट्स रहते हैं उन सब के बारे में मेंटेन किया जाएगा एनपीआर। और उससे नेक्स्ट लेवल पे है नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, मतलब एनपीआर का एक सबसेट है एनआरआईसी। इसमें क्या किया जाएगा कि जो हमारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उन सब के बारे में सारे डाटाबेस को क्रिएट किया जाएगा। ये एनआरआईसी कलेक्ट करने के लिए पूरे लोकल लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट, सब स्टेट लेवल, मतलब अलग अलग लेवल के ऊपर क्रिएट किया जाएगा और वेरीफाई की जाएगी सिटीजनशिप स्टेटस को। देखो हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है उसमें एक सेक्शन 14A को 2004 में इंसर्ट किया गया था। उसके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एक काम कर सकती है कि हर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के पास में एक इस तरीके का एक आइडेंटिटी हो, नेशनल रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन्स,
मतलब एक आइडेंटिटी हो जिससे पता लग सके कि ये इंडिया का क्या है, मेंबर है, इंडिया का सिटीजन है। तो इसी के लिए शुरुआत में एनपीआर करवाया जा रहा है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और फिर उसी का सब पार्ट है एनआरआईसी। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी उनका कोई भी ध्यान नहीं है इसके ऊपर कंडक्ट करवाने के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज, क्विक डिसिसिव स्टेप रिक्वायर्ड टू कर्ब सेकेंड पीक, सेज पीएम। पीएम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे जो स्टेट्स हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने बोला कि कोविड-19 केसेस जो दोबारा से हमारे स्टेट्स में बढ़ रहे हैं उनको कर्ब करने की आवश्यकता है, और इसके लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट ये स्ट्रेटजी को अपनाए जाने की आवश्यकता है, मतलब 3T। इसके अलावा उन्होंने बोला कि देखो ये कोविड-19 की सेकेंड वेव हो सकती है, और हमने जो पास्ट में एक्सपीरियंस लिया है उस एक्सपीरियंस को इस समय इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, ताकि दोबारा एक तरीके से जो खतरनाक मोड कोविड-19 का आ रहा है उसको दोबारा से क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, सीरियस इश्यू इफ 3 करोड़ राशन कार्ड्स वर कैंसिल्ड, सेज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है, और उसी पिटीशन के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला कि अगर गवर्नमेंट ने 3 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड को सिर्फ इसलिए क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया क्योंकि वो आधार से लिंकेज नहीं थे, तो ये बहुत ही गलत बात है। देखो टोटल कार्ड्स 23.58 करोड़ हैं, और इनमें से आधार से 20.95 करोड़ आधार से जुड़े हुए हैं, 7.76 करोड़ मोबाइल नंबर से भी सीडेड हैं, और 4.05 करोड़ बैंक अकाउंट से भी सीडेड हैं। देखो कोली देवी ने एक पिटीशन फाइल की, और उन्होंने बोला कि राशन कार्ड की वजह से पूरा हमारा जो इंडिया है उसमें भूखमरी की वजह से लोगों की डेथ हो रही है, इसीलिए जो कैंसिलेशन किया गया है आधार कार्ड को वो नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा उनके अकॉर्डिंग ये जो राशन कार्ड है वो बोगस है, ठीक है। ये जो 4 करोड़ जो राशन कार्ड को कैंसिलेशन किया गया है वो बोगस है। लेकिन रियल रीजन इसका ये है कि टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बेस्ड ऑन आइरिस आइडेंटिफिकेशन, थंब प्रिंट्स, नॉन पोजीशन ऑफ आधार, नॉन फंक्शनिंग ऑफ द इंटरनेट इन रूरल एंड रिमोट एरियाज, ये सब कुछ कारण हैं इन राशन कार्ड के कैंसिलेशन होने की। मतलब लार्ज स्केल पर जो कैंसिलेशन हुआ है ना एक साथ, वो सब कारण बताए जाते हैं। तो ये पिटिशनर के द्वारा एक रिपोर्ट फाइल की गई, और उसमें बताया गया कि जब ये जो कार्ड है इनको कैंसिल किया गया, और कैंसिल की वजह से लोगों को जब टाइम पर राशन कार्ड ना होने की वजह से जो ग्रेन्स हैं वो टाइम पर नहीं मिल पाए, और उसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। मिस कोली देवी ने अपनी जो पिटीशन है उसमें उन्होंने बताया कि उनकी 11 ईयर ओल्ड डॉटर थी संतोषी कुमारी, वो इसलिए डेथ हो गई झारखंड 2017 में। इसका मेन कारण यही था, वाज एलिजिबली ए विक्टिम ऑफ हंगर डेथ इन झारखंड 2017। तो ये जो आधार कार्ड को जो राशन कार्ड को अवॉइड किया जा रहा है, कैंसिलेशन किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आधार कार्ड से अटैच नहीं है, उसके आधार पर अगर आप कैंसिल कर रहे हो तो बेसिक नीड जो होती है लोगों की वो आप प्रोवाइड करवाने में क्या हो रहे हो, एक तरीके से फेल हो रहे हो। नेक्स्ट न्यूज देखो, एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं, उनसे रिलेटेड हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसके तहत जो एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे जो रूरल बीपीएल फैमिलीज है को, जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको उज्ज्वला मिशन के तहत में क्या दिया गया था, ये जो एलपीजी कनेक्शन है। इसका मेन कारण ये था कि जो ट्रेडिशनल तरीके से लोग अपना खाना पकाते हैं वो ना पकाएं, और इसके अलावा एलपीजी कनेक्शन का यूज़ करें, और जो महिलाएं, स्पेशली जो महिलाएं धूलों और धुएं से परेशान होती हैं, उनके आधार पर उनको स्वच्छ ईंधन की उपयोगिता समझ में आएगी और स्वच्छ ईंधन का यूज बढ़ेगा। लेकिन कैग ने देखो एक रिपोर्ट दी थी 2019 में, उन्होंने ये बोला कि जिन भी बेनिफिशियरीज को आपने उज्ज्वला मिशन के तहत में एलपीजी सिलेंडर दिए थे, उन्होंने सिर्फ इनिशियली रिफिल करवाया था, उसके बाद में मतलब गवर्नमेंट ने जो सिलेंडर दिए थे सिर्फ उनका वो यूज़ किया, उसके बाद में उन्होंने फिल ही नहीं करवाया उनको। और 35% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो दोबारा से अपने ट्रेडिशनल फ्यूल्स की तरफ लौट गए। क्यों क्यों
क्योंकि जो एलपीजी रिफिल है उसका बहुत ही ज़्यादा हायर प्राइस था। इसके अलावा ये यहाँ पर ये बताया गया कि देखो लोगों के पास में एलपीजी सिलेंडर भी है, लेकिन फिर भी उनका यूज़ करना बंद कर दिया है क्योंकि गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी देना है ना वो कम कर दिया है। नवंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच में जो एलपीजी के ऊपर जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती है वो कम हो गई है और जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया है। इसका मेन कारण यही है कि गवर्नमेंट ने एलपीजी सब्सिडी अमाउंट को क्या कर दिया है, नीचे ला दिया है। मतलब 2015 से जितनी सब्सिडी डायरेक्ट अकाउंट्स में भेजी जाती थी कंज्यूमर्स के, उसको काफ़ी नीचे ले आई है गवर्नमेंट और इसी की वजह से जो एलपीजी सिलेंडर है उनका प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर ग्राफ बताया गया है कि सब्सिडी एट जीरो। मई 2020 से कोई भी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स हैं दिल्ली में उनके ऊपर कुछ भी सब्सिडी नहीं दी गई है। इसी की वजह से 14.2 किलोग्राम जो सिलेंडर आता है दिल्ली में उसका जो प्राइस है वो 719 रुपये एवरेज हो गया है। फरवरी 2021 के डाटा है। तो गवर्नमेंट अगर देखो सीधी सी बात यह है कि पॉलिसी आपने बनाई और उस पॉलिसी को अगर आप ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आपके लिए सिर्फ उसको इनिशिएट नहीं करना है, उसको आपको हमेशा रेगुलेट करने के लिए भी आपके लिए आपके पास में फाइनेंसेज मतलब एक तरीके से बजट होना चाहिए। उस बजट के आधार पर ही आप क्या कर पाओगे, उसको मतलब जो पॉलिसी आपने इनिशिएट की है उसको रेगुलर आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो सुशील मोदी कौन है, जो बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बीजेपी लीडर हैं सुशील कुमार मोदी। उन्होंने राज्यसभा में एक डिमांड की है। क्या डिमांड की है, इनेक्ट लॉ टू मेक फेसबुक गूगल पे फॉर न्यूज सेज एमपी। क्या बोला गया है कि देखो अभी ऑस्ट्रेलिया में एक चीज पब्लिश हुई है। क्या पब्लिश हुई है ऑस्ट्रेलिया में कि ये जो हमारे टेक जायंट है जैसे फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, इनके पास में जो देश है, कंट्री है, वो पैसे लें। क्यों? क्योंकि देखो प्रिंट मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी न्यूज़ को ये पब्लिश करते हैं कौन, टेक जायंट जैसे फेसबुक, गूगल, ये उसकी न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। और जो प्रिंट मीडिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाता है। जैसे हम द हिंदू पढ़ रहे हैं, अब द हिंदू की न्यूज़ बनाने के लिए ये लोग काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इस न्यूज़ को बिना पैसा दिए, बिना रेवेन्यू क्रिएट किए अगर फेसबुक और ये सब शेयर करती हैं तो उनसे पैसा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर प्रिंट मीडिया को पैसा रेवेन्यू सही तरीके से नहीं मिल पाया तो इनको एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में भी सेम इसी तरीके से हुआ है। ये जो टेक जायंट है फेसबुक, गूगल पे, इन सब के ऊपर जो न्यूज़ को अगर आप शेयर करोगे, रेवेन्यू जो आपका जनरेट होगा उसको आप प्रिंट मीडिया के साथ में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ में शेयर करोगे। तो उसी तरीके की डिमांड हमारे इंडिया में की जा रही है कि जो फेसबुक, यूट्यूब, ये प्रिंट मीडिया न्यूज़ चैनल्स को पे करें क्योंकि उनका जो न्यूज़ कंटेंट है जिसको आप फ्रीली यूज़ कर रहे हो और इस कंटेंट को तैयार करने में इन लोगों को काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो आपको जो भी आपके पास में रेवेन्यू आता है इन न्यूज़ के ऊपर उसको आपको शेयर करना होगा। तो देखो सुशील कुमार मोदी ने ये बोला है कि मैं गवर्नमेंट से ये अर्ज करता हूँ कि अभी जो डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड आए हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए जो नए कोड आए हैं उन्हीं में ये एक लॉ को इनेक्ट करना चाहिए और ऑस्ट्रेलियन कोड के पैटर्न के आधार पर, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो जिस तरीके से फॉलो किया गया है उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी इस तरीके का लॉ बनना चाहिए ताकि इनको क्या किया जा सके, कर्ब किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, एप्रोप्रिएशन बिल गेट्स द नोड ऑफ लोकसभा। कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो गवर्नमेंट जो है वो बहुत दिनों से मतलब एक तरीके से मांग कर रही थी कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से कुछ पैसा मिले जिसका यूज किया जा सके वेरियस प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो उसी के रिलेटेड ये अप्रोप्रिएशन बिल था। उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रोप्रिएशन बिल रखा था उसको लोकसभा में क्लियर कर दिया गया है। इस बिल को जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, उनको गिलोटिन मतलब एक प्रोसीजर जिसमें कुछ भी काम करवाना होता है, जो भी आपकी डिमांड्स है गवर्नमेंट की उनको पास करवाने का जो ट्रैक है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो देखो ये एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पैसा निकालेंगे उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल आया, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। प्रोसीजर क्या है
सीधी सी बात है, आपका घर है, घर में पैसा आपके पापा कमा करके लाते हैं। पैसा क्या करते हैं, ज़्यादातर पैसा बैंक में रख देंगे, कुछ पैसा आपकी मम्मी को दे देते हैं। मम्मी को जो पैसा देते हैं, अब जब पापा को पैसे की ज़रूरत है तो दो तरीके से पैसे, या तो डायरेक्ट बैंक जाए बिना मम्मी को बताए, ठीक है, बैंक से पैसा निकाले, यूज करे। दूसरा, अगर उनको मम्मी से पैसे लेने हैं तो मम्मी से ज़्यादातर क्या होता है, मम्मी 10 से मान लो 10 बार पैसे मांगे गए तो वो 11 बार पूछेंगी आपसे कि पैसे क्यों चाहिए। सेम इसी तरीके का गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट के पास में जो पैसा आता है उसको गवर्नमेंट सरकारी मनी को 3 जगह रखती है, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड और कंसोलिडेटेड फंड। ये जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत होती है जब आपको स्पेंड करना है। और इसी के लिए जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जो आर्टिकल 266 के अंडर आता है, उसमें जो पैसा है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से जो पैसा आता है वो सारा वहाँ जमा होता है। इसके अलावा जो सारे लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं वो पैसा वहाँ जमा होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब किसी को कोई लोन दिया गया है तो उसमें प्रिंसिपल या इंटरेस्ट वापस आता है, तो वो पैसा भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा होता है। अब इस पैसे को, जो ये पैसा यहाँ जमा हो रहा है, उसको निकालने के लिए एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन 3 तरीकों से पैसा निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है कि पार्लियामेंट को क्या चाहिए, टू गेट परमिशन ऑफ पार्लियामेंट टू टेक आउट कैश फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266। मतलब पार्लियामेंट की एक्सेंट की जरूरत होती है, उनकी अनुमति की जरूरत होती है, तभी इसी से पैसा निकाला जा सकता है और इसी के लिए एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को, बेसिक को समझा हमने और एप्रोप्रिएशन बिल को समझा। नेक्स्ट न्यूज, प्लान टू टेस्ट आंगनवाड़ी फूड बाई FSAI। देखो क्या बोला जा रहा है, मिशन पोषण 2.0 ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है और इसी के लिए यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है और बोला है कि इसमें जो भी खाना दिया जाएगा, जो भी मील दिया जाएगा आंगनवाड़ी में, आंगनवाड़ी लेवल पर, उसको FSSAI जो लैब है उनसे उनकी क्वालिटी और न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड जो है उसको पता किया जाएगा। ये पोषण मिशन पोषण जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है और पंचायती राज मिनिस्ट्री के साथ में पार्टनरशिप करके इस मिशन पोषण को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी के लिए FSSAI को अप्रूवल दिया गया है कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ में मिलकर के इनका जो एक तरीके से जो क्वालिटी है उसको मॉनिटर और मेंटेन करने की आवश्यकता है और उसके लिए आप काम कर सकते हो। FSSAI के बारे में बेसिक फैक्ट्स अगर हम देखें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसमें एक चेयरपर्सन और 22 मेंबर होते हैं। उन 22 मेंबर्स में से 1/3 मेंबर वीमेन होनी चाहिए। इसके चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज यहां देखिए, इंडिया नोन एज फर्स्ट रिलायबल रिस्पोंडर से जयशंकर। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने हम ये बोला कि इंडिया जो है उन्होंने हाल फिलहाल के सालों में काफ़ी एक तरीके से रेपुटेशन गेन की है। क्यों की है? क्योंकि आसपास वाला जो रीजन है, हमारा जो पड़ोसी देश है, उन सब में जब भी कोई परेशानी आती है तो इंडिया फर्स्ट एंड रिलायबल रिस्पोंडर के रूप में सामने आया है। जैसे अभी कोविड-19 परेशानी पेंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैला तो हमारे इंडिया ने वैक्सीन मैत्री के नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया और उसके तहत हमारे इंडिया में जो वैक्सीन तैयार हुई उनको मेड इन इंडिया वैक्सीन को 72 कंट्रीज में भेजा। इसके अलावा मेडिसिन का सपोर्ट दिया, 150 देशों में 150 नेशंस में मेडिसिन को सप्लाई किया और 82 ऑफ देम एज ग्रांट्स। इनमें से 82 देश तो ऐसे थे जहां पर एक तरीके से ग्रांट्स के रूप में ये सारी मेडिसिन दी गई। तो इसी वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव के बारे में पार्लियामेंट में बताया गया कि कैसे हमारा इंडिया एक तरीके से जो नेबरिंग फर्स्ट जो पॉलिसी हमारे इंडिया जिसके ऊपर काफ़ी फोकस करता है, उसको न सिर्फ फोकस करता है बल्कि उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की भी इंडिया ने कोशिश की है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, फॉरेन पेज से है। इसमें ये बोला गया है, मिस्टर बाइडेन ने एक बात बोली है कि जो
माइग्रेंट्स के अलावा उन्होंने एक बात ये बोली है कि हम चाइना के साथ में हाथ मिलाने से पहले जो हमारा और रीजन्स है उस एरिया में, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में हम और देश के साथ में हमारे जो रिश्ते हैं उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसीलिए क्वेड मीटिंग जो 4 देशों ने मिलकर के, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन्होंने क्वेड की वर्चुअल समिट की ताकि इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज, बाइडेन ने एक बात बोली है कि देखो 1 मई को टारगेट फिक्स है कि अफगानिस्तान से जो नाटो आर्मीज हैं, यूएस की आर्मी पर्सन्स हैं, उन सबको बाहर निकाला जाए। फरवरी 2020 की बात है, मिस्टर ट्रंप की सरकार और जो तालिबान है अफगानिस्तान में, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि तालिबान ने बोला था कि आप अपनी सेना को बाहर कीजिए, और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था कि तालिबान अफगानिस्तान की जो भूमि है उसको यूज नहीं करने देगा, किसके लिए? टेररिज्म फैलाने के लिए। अब नई सरकार बनती है मिस्टर बाइडेन, और मिस्टर बाइडेन के ऊपर एक तरीके से प्रेशर किया है तालिबान ने, क्योंकि जब बाइडेन ने ये बोला कि देखो 1 मई को अफगानिस्तान से ट्रूप्स को बाहर निकाला बहुत ही टफ है, तो तालिबान ने वार्निंग दे दी है कि अगर यूएस फेल होता है इसका काम करने से, तो जो यूएस के जो ट्रूप्स हैं उनके ऊपर हमले किए जाएंगे। देखो थोड़े दिन पहले भी अफगानिस्तान में काफ़ी लंबे समय से एक तरीके से वॉर चली है, लेकिन कोई भी पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो अफगानिस्तान को सलाह दी गई है कि या तो आप तालिबान के साथ में आप है ना अपनी जो पावर है उसको शेयर कर लो, और जब आप पावर शेयर करोगे तो वहाँ पर पीस इंप्लीमेंट हो जाएगी। लेकिन इसका कुछ भी एक तरीके से जो एग्रीमेंट है वो साइन नहीं हो पाया है, क्योंकि तालिबान जो काफ़ी लंबे समय से अफगानिस्तान के लिए लड़ रहा है, और जब अफगानिस्तान को में आप तालिबान को साथ लेकर के आओगे पावर में, तो तालिबान जो है वो तो अपनी हर बात मनवाने की कोशिश करेगा, नहीं बात मानोगे तो फिर युद्ध की धमकी देगा। तो एक तरीके से अफगानिस्तान काफ़ी लंबे समय से वॉर से जूझा, लेकिन रिजल्ट जो है वो एक सही रिजल्ट नहीं निकल करके आया। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।